अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की क्या वजह होती है इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का। तो हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम फॉरियर सीरीज देख चुके हैं, फॉरियर एनालिसिस समझ चुके हैं, और उससे हमें ये पता चला है कि जी टाइम लिमिटेड सिग्नल्स आर अनलिमिटेड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। एज अ केस इन पॉइंट यू कैन लुक एट दिस रेक्टेंगुलर पल्स। तो अगर एक रेक्टेंगुलर पल्स है तो इसका मतलब ये है कि ये इसका जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा वो एक सिंक फंक्शन होगा, जो कि यहाँ शो किया गया है, जो कि फ्रीक्वेंसी में अनलिमिटेड है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो सिग्नल है, जैसे हमने एक जो पल्स शो किया, इट इज बेसिकली जस्ट रेज्ड लेवल। तो अगर देखा जाए तो डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, वो बेसिकली यही होते हैं कि जीरोज एंड वंस, लेकिन वो पीरियोडिक नहीं होते। क्योंकि अगर पीरियोडिक हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि आपको हमेशा ये पता होगा कि कितने देर के बाद वैल्यू जीरो होनी है या वन होनी है। दिस इज व्हाट पीरियोडिसिटी मीन्स। So there is no information in there. तो बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ जीरोज एंड वंस, डिजिटल सिग्नल। और उसमें कब जीरो होगा कब वन होगा तो हमें पता नहीं। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली उस तरह के रेक्टेंगुलर पल्सेस का कलेक्शन है, यानी वो इस तरह की सिंक फंक्शंस वगैरह और इन सारी चीज़ों का एक कलेक्शन होगा। सो एनीवे, अगर एक सिग्नल इस तरह से है तो हमारे पास एक सिंक फंक्शन पैदा होगा। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये तो फ्रीक्वेंसी में आपके पास मौजूद है। अब अगर हम दो सिग्नल्स हैं और हम उन्हें एक साथ ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं, अगर दो लोग एक साथ ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, हवा में सिग्नल भेजेंगे, तो अब जो फ्रीक्वेंसीज हैं, अब हवा में जो फ्रीक्वेंसीज हैं, दोनों की वजह से जो फ्रीक्वेंसीज पैदा होंगी वो हवा में जाएंगी। और इसका मतलब ये है फ्रॉम दीज टू सोर्सेज तो सिग्नल हवा में जाएंगे, तो वहां पे वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। अब जो रिसीवर होगा उसको किसका सिग्नल रिसीव होगा, सेंडर वन का या सेंडर टू का या दोनों का? तो ऑब्वियसली उसे दोनों का सिग्नल रिसीव होगा, और चूंकि वो आपस में मिलकर आएगा तो इस तरह तो उसे समझ नहीं आएगा कि क्या बात हो रही है। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम दैट इफ वी ट्रांसमिट सिग्नल्स लाइक दिस इनटू एयर, तो दुनिया में सिर्फ एक ही सिग्नल है जो सारी कहना चाहिए कि बैंडविड्थ ले लेगा, तो विद इन इट्स रेंज ऑफ ऑपरेशन किसी और को ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम फिर करते क्या है, हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि हम एक सिग्नल को जब भी इस्तेमाल करें तो हम उससे फ्रीक्वेंसी बैंड में लिमिट कर सकें। So how can we do this? Basically, what we do is we limit it by approximation. तो मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ देखते हैं तो अगर हम सिंक फंक्शन को पूरे को ना लें, लेट्स से वी आर गोइंग टू सिंपली ignore this part and we are going to, let's say, ignore this part। तो अब ये जो सिग्नल है आप देखिए, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या रेंज वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसकी बैंडविड्थ इतनी आई है। तो अब ये जो है, यानी कि हम सिग्नल भेजेंगे और इसका ये वाला जो सारा पार्ट है इसे सप्रेस कर देंगे। कैसे सप्रेस कर देंगे डेफिनेटली इसे देखना है, लेकिन दिस इज हाउ वी डू इट कि हम एक खास फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर, फ्रीक्वेंसी के लिमिट्स के अंदर हम ट्रांसमिट करते हैं। और जो दूसरा होगा वो ऑब्वियसली किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर उसकी इसी तरीके से वो अपने आप को लिमिट करके ट्रांसमिट करेगा, तभी ये हो सकेगा कि हम उसको और वो हमें डिस्टर्ब ना करें। तो ये जो बैंड्स बने हुए फ्रीक्वेंसी के, और हर बंदे को आप जो बैंड एलोकेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अच्छा जी, अब फ्रीक्वेंसी की जो स्पेक्ट्रम है उसको आप देखिए तो उसमें डिफरेंट बैंड्स बनाए गए हैं। कहा जाता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यूएचएफ, एसएचएफ, ईएचएफ, एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी एंड थिंग्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वाइज आप देख सकते हैं उनकी वेवलेंथ के लिहाज से कि लो फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है ये, और वो किस काम पे आती हैं। ज़्यादातर काम जो हम लोग कर रहे हैं वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज पे होता है, तो मोस्टली आजकल जो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए बैंड ऑक्यूपाइड होता है, उस पर काम होता है, वो 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज वाला। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बैंड, एंड देन 3 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज इज द अपकमिंग इन 30 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज इज फॉर सम वेरी स्पेशलाइज्ड यूज। अच्छा, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर क्यों काम करते हैं, कम पर क्यों नहीं करते हैं? आई वुड इनकरेज कि आप लोग इस तरह के सवालात का जवाब अपने तौर पे मालूम करें। लेकिन इतना बता दूं कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम करने का मतलब है कि आपके पास वहाँ पर ज़्यादा
डेटा ले जाने की कैपेसिटी होती है। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द बैंडविड्थ हायर द डेटा कैपेसिटी। तो ठीक है, सभी लोग 300 गीगाहर्ट्ज़ पर चले जाएं, नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे अगर आप चले जाएं तो एक तो उसका सर्किट बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जो सर्किट होता है वो ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट नहीं कर सकता इन्वायरमेंट के अंदर, और जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं बहुत दूर तक जा सकते हैं। दिस इज़ वाई यू से कि VLF जो है मैरी टाइम रेडियो नेविगेशन वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है, तो और इसी तरह LF इस्तेमाल होता है, तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, एंड एज एन इंजीनियर यू शुड बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, और उसकी एलोकेशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब ये फ्रीक्वेंसी एलोकेशन की ये VLF है, ये LF है, HF है, ये किसने की है? तो एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, वो ये उसने ये बैंड्स बनाए हैं, और मोर ओवर इन बैंड्स के अंदर डिफरेंट सर्विसेज के लिए, मिसाल के तौर पे GPS के लिए कौन सा बैंड होगा, वाईफाई के लिए कौन सा बैंड होगा, मोबाइल के लिए कौन सा बैंड होगा, मोबाइल में GSM के बैंड कौन से होंगे, LTE के कौन से होंगे, UMTS के कौन से होंगे, ये सारी बातें ये ITU डिसाइड करके बताती है, और उसकी रिकमेंडेशन को बेसिकली मुख्तलिफ कंट्रीज अपने यहाँ फॉलो करते हैं और इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि इम्प्लीमेंट हो। अब होने को बेशक ये हो सकता है कि आप इस तरह से करें कि अगर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कह रही है लेट्स से कि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर चले, आप कहें नहीं नहीं, हम तो वाईफाई 1.4 गीगाहर्ट्ज़ पर चलाएंगे अपने मुल्क में। प्रॉब्लम ये होगी कि अब जो बाहर से लोग अपने फ़ोन लेकर आएंगे या वाईफाई डिवाइसेस लेकर आएंगे वो आपके मुल्क के स्टैंडर्ड के साथ इनकम्पैटिबल होंगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज को दूर करने के लिए कि सब ITU की बात माने और इसको अपने मुल्क में इन्फोर्स करें। हमारे मुल्क में जो इदारा है जो इस चीज़ को इन्फोर्स करता है उसका नाम है फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड, जो कि इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि तमाम लोग उस फ्रीक्वेंसी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक अमल करें। ये फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड का दफ्तर है कराची में। आप लोगों ने देखा है ये? थिंक यू मस्ट हैव सीन इट। डजंट इट लुक फेमिलियर? या वी आर द होस्ट। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने कुछ चीज़ें और बता दूं। हर मुल्क में जो फ्रीक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम होता है, यानी कौन किस फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट कर सकता है, ये स्टेट डिसाइड करती है और स्टेट उसके लिए चार्ज करती है। तो दिस इज जस्ट फॉर द कंपैरिजन कि मुख्तलिफ ममालिक ने किस तरह से चार्ज किया है। तो फॉर एग्जांपल जर्मनी के अंदर अगर आप देखें तो 800 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम इन्होंने मोबाइल्स वगैरह के लिए सेल किया, तो जर्मनी में सन 2010 में इसके इन्होंने $73.7 मिलियन पर मेगाहर्ट्ज चार्ज किया। और आप ये समझ लीजिए कि एटलीस्ट 10 मेगाहर्ट्ज इज रिक्वायर्ड फॉर गुड डेटा रेट। तो आप समझ लीजिए कि ये $737 मिलियन जर्मनी ने लाइसेंस फेच किया होगा इससे। इसी तरह फ्रांस के रेट देख लीजिए, इंडिया के, ये बेसिकली एक इंडियन वेबसाइट इंडियन सोर्सेज के इसको रेट किया हुआ है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो स्पेक्ट्रम है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड। इफ यू लुक एट दिस नंबर, तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान में 1800 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम सेल हुआ था वो $21 मिलियन पर मेगाहर्ट्ज के रेट से हुआ, ठीक है ना। इसी तरीके से 2014 में ही जो 2100 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम था वो भी कोई सस्ता नहीं था, डेट वाज इवन $15 मिलियन, ठीक है। अच्छा, 2100 मेगाहर्ट्ज वाला अगर आप देखें तो इसके रेट कम थे, 1800 वाले के ज़्यादा थे। इट्स अ वेरी पॉपुलर बैंड, इसके पर ज़्यादातर कम्युनिकेशन होती है, इक्विपमेंट सस्ता होता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का इक्विपमेंट महंगा होता है। देयर आर मेनी रीजंस अराउंड दैट। तो ये बेसिकली वो बैंड्स हैं जो कि मोबाइल कम्युनिकेशंस में यूज़ होते हैं, 800, 900, 1800, 2100 मेगाहर्ट्ज। तो पाकिस्तान ने 2014 में इसका स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया था, और बाकायदा ऑक्शन होता है, यानी कि मोबिलिंग, टेलीनॉर और यूफोन और जोंग, ये लोग सब बिड करते हैं कि अच्छा मैं इतना स्पेक्ट्रम खरीदना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा आप कितने पैसे देंगे, तो बाकायदा एक ओपन बिडिंग प्रोसेस होता है और अपनी बिड आती है कि भाई हम इतने $1 मिलियन पर मेगाहर्ट्ज देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से बिडिंग प्रोसेस के जरिए पाकिस्तान को स्पेक्ट्रम ऑक्शन में 2014 और 17 में मिलाकर $1.82 बिलियन की इनकम हुई थी, ठीक है जी। तो ये एक मैंने लिंक भी दे दिया है, आप इस लिंक से जाकर देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से होता है। तो दिस इज़ अ बिग बिजनेस, और जब इसमें यहाँ पे ज़रूरत पेश आती है इस चीज़ की कि जिसने आप सोचिए इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये खरीदा है, तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि मैंने जो स्पेक्ट्रम खरीदा उसमें सिर्फ मैं ही ट्रांसमिट करूँ, कोई और ना करे।
तो इस चीज को मेक श्योर करना उसकी जिम्मेदारी, जिसने स्पेक्ट्रम उसको अवॉर्ड किया यानी कि हुकूमत की, स्टेट की। तो इसलिए इदारा बना है फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड, जिसका काम ये है कि बड़े बड़े टावर्स लगा के और अपनी गाड़ियों के अंदर मोबाइल मॉनिटरिंग यूनिट रख के ये चीज मेक श्योर करता है कि पूरे मुल्क में कहीं भी कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि जिसने जिस बैंड में ट्रांसमिट करना है उसके अलावा कहीं और ट्रांसमिट करे। तो ये काम है फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड का, कि ओनली हु बायज द स्पेक्ट्रम इज अलाउड टू ट्रांसमिट इन दिस फ्रीक्वेंसी बैंड। और अगर आपने ऐसी हरकत की कि आपने किसी और के बैंड में ट्रांसमिट करने की कोशिश की, तो फ्रीक्वेंसी लोकेशन बोर्ड वाले इस चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। दे विल कम टू यू एंड यू विल हैव टू फेस सम सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है भाई रेडियो पे काम करना तो बड़ा खतरनाक है। नहीं, इतना भी नहीं है। बेसिकली इसके अंदर पूरी दुनिया में एक कंसेंसस है कि अच्छा भाई एमेचर बैंड्स होंगे और आईएसएम बैंड्स होंगे। यानी कि ये वो बैंड्स हैं जिसके अंदर आईएसएम इज इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मेडिकल, यानी अगर आपको इस तरह का R&D वर्क करना चाह रहे हैं, अपना काम करना चाह रहे हैं, तो आप इन बैंड्स में काम कीजिए और इस बैंड में ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के लिए आपको कोई स्पेक्ट्रम के खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये आईएसएम बैंड जो हैं ये 400 मेगाहर्ट्ज पे भी है, इट्स आल्सो अराउंड 2.4 गीगाहर्ट्ज, इट्स अराउंड 5 गीगाहर्ट्ज एंड सो ऑन। तो मैं ये इंकरेज करूंगा कि आप मालूम करें कि कौन कौन से आईएसएम बैंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये वो इंफॉर्मेशन है, देखिए कल को अगर आप किसी इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो दिस इज समथिंग दैट पीपल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एक्सपेक्ट दैट यू नो दिस। उसमें आप यकीनन कह सकते हैं कि हमें तो पढ़ाया ही नहीं था। ना पढ़ाया हो तो आपने अपने इंटरेस्ट से यानी कि कुछ नहीं किया, जो किताब में लिखा था आपने वही किया, उसके अलावा आपने कुछ जानने की कोशिश नहीं की कि हाउ डू कंपनीज वर्क एंड हाउ डू सिस्टम्स अराउंड यू वर्क। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपको मालूम होना चाहिए चीज़ें कैसे चल रही हैं, अदरवाइज कम्युनिकेशन की कंपनीज, नेटवर्किंग कंपनीज में आपको मुश्किल होगी। ये एक तस्वीर है, आपको लिंक दिया गया, रेफरेंस मौजूद है कि फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट पाकिस्तान में सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर्स की किस तरह से हुई है GSM 900 और 1800 बैंड्स में। अच्छा, आप देखिए 900 में भी दो रेंज दी गई है। ये फिर बैंडविड्थ के कॉन्सेप्ट होते हैं। CM पार्क इस चाइना मोबाइल पार्क यानी कि जोंग, कौन से लेके कौन तक की फ्रीक्वेंसी तक की अपलिंक फ्रीक्वेंसी है, एक दूसरी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है। तो जोंग के पास कितना स्पेक्ट्रम है, वारिद के पास कितना स्पेक्ट्रम है, यूफोन, टेलेनॉर, मोबाइलिंक, इनके पास कितना स्पेक्ट्रम 900 मेगाहर्ट्ज पे, कितना स्पेक्ट्रम 1800 मेगाहर्ट्ज पर है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब आपको भी पता है कि वारिद और मोबाइलिंक जो है वो एक हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि जायज़ के पास अब ठीक ठाक ज़्यादा स्पेक्ट्रम है और टेलेनॉर का ज़्यादा स्पेक्ट्रम जो है वो 1800 मेगाहर्ट्ज के अराउंड है। एंड द अपोजिट इज़ ट्रू फॉर CM पार्क एंड PTML, दैट इज़ यूफोन। तो ये एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से फ्रीक्वेंसीज में किया जाता है। अच्छा, मोर ओवर, जैसे चाइना मोबाइल को ये स्पेक्ट्रम मिला है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चाइना मोबाइल के जितने यूजर्स हैं वो इस सब के अंदर ही कम्युनिकेट करेंगे। इसी तरीके से मोबाइलिंक और वारिद के जितने यूजर्स हैं जो कि करोड़ों में जाते हैं, वो इसी फ्रीक्वेंसी के अंदर एमिट करेंगे और इससे बाहर नहीं करेंगे। तो इस तरह है, तो पर बंदा कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, क्या होगा? तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता। देयर इज अ टर्म कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रीयूज। सो आई वुड इनकरेज यू कि अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो आप पढ़ें कि इसको किस तरह से फिर यूज किया जाता है। लेकिन याद रखें कि अगर वट एवर नेटवर्क यू आर बाउंड टू, आपकी सारी कम्युनिकेशन और तमाम लोगों की जो कि उस नेटवर्क ऑपरेटर के साथ काम कर रहे हैं, वो उन्हीं मखसूस बैंड फ्रीक्वेंसीज के अंदर काम कर सकती है। So the conclusion is every user should transmit and receive in their assigned frequency range only, otherwise there are serious consequences. यानी कि अगर मेरा मोबाइल है तो मैं चाइना मोबाइल से बात कर रहा हूँ, जोंग यूज कर रहा हूँ, तो जोंग के ही असाइंड फ्रीक्वेंसी के अंदर मैं ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता हूँ। मोरओवर जोंग के अंदर भी अगर उन्होंने मजीद उसको सब डिस्ट्रीब्यूट किया है और मुख्तलिफ लोगों को दिया है, तो मैं अपनी ही वाले चैनल में अपनी ही फ्रीक्वेंसी रेंज में सबमिट करूँ, उससे बाहर नहीं करूँ, वरना जोंग के दूसरे कस्टमर्स को तकलीफ होगी और जोंग के पैरामीटर्स खराब कराएंगे, उसकी KPI मीट नहीं होगी और उनको परेशानी होगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो सर्किट है वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट कर सकें। अच्छा, सिग्नल जो कि ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हो रहा है वो उस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर ही हो और रिसीवर भी उसी के अंदर ही सुने, उससे बाहर कहीं ना सुने। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो पहले वाली बात हो नहीं सकती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम एक सिग्नल को फ्रीक्वेंसी में लिमिट कर कैसे सकते हैं? अगर एक सिग्नल है तो उसका एक स्पेक्ट्रम आया है, तो मैं उसके स्पेक्ट्रम को कम कैसे कर सकता हूँ? मैंने शुरू में आज के इस लेक्चर में बताया था कि भाई हमने
ये काम किया कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे सामने सिंक फंक्शन मौजूद है, उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, तो हमने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स गायब कर दिए, तो उससे सर्किट की क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा, ये देखना होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि सिग्नल में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं और वो सर्किट की परफॉर्मेंस से किस तरह से रिलेटेड है। तो अगर हमने सर्किट की परफॉर्मेंस को चेंज किया, सर्किट के बिहेवियर को चेंज किया, सर्किट में कोई तब्दीली लाए, तो उसमें किस तरह की फ्रीक्वेंसीज पैदा हो सकती हैं और वो किस तरह से रेंज से बाहर तो नहीं चली जाएंगी। तो अगर आपने ये नहीं समझा तो आपका सर्किट जो होगा वो कभी भी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। हाँ, लैब में आप टेस्ट करें, देखें ट्रांसमिशन हो रही है, रिसेप्शन हो रही है इन वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, अदरवाइज इट वुड बी ए टोटली यूजलेस सर्किट। तो आपको ये समझना है कि आपका सर्किट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे कैसे बिहेव करता है। दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड दिस इज व्हाई वी स्टडी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो आई होप कि ये मैंने शॉर्ट वीडियोस में बनाए, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।